Meet teaching time. Meet teaching. Speech mode off. क्या हुआ तान्या, मिला नहीं? तान्या, तुम्हारे घर वाले शोर कर रहे हैं लग रहा है। यस मैम, घर पे काम हो रहा है। अब तो कहीं और थोड़ी सी जो वो नहीं है स्पेस, थोड़ा सा साइड हो जाते, क्योंकि पढ़ोगी यस तो मैम, जा ओपन, रही हूँ। माइक ओपन तो करना ही पड़ेगा अगर पढ़ोगी तो। पढ़ो, ऐसे देखो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। कल से नहीं तो फिर कोई और पढ़ो, देखो वो टाइम नहीं वेस्ट किया करो, मुझे एक भी मिनट टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। और आप लोग टाइम को ऐसे समझते हो कि कोई नहीं। मैम हाँ, पढ़ रही हूँ मैम, ये अनोखा दान है ना, ये भी रहता है, यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ पढ़ना, ठीक है। अनोखा अभी दान। मैंने अनोखा दान देखा। यस छोटी मैम, अभी कविता है मैंने या खोल बड़ी के है? देखा। अरे मेरी भी सुनते जाओ। अनोखा दान छोटी है कविता या बड़ी है? यस मैम, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इजी भी है। ठीक है, तो ये तीनों पढ़ो, और गर्ल्स तीनों कविताएं सबको साथ में मिला लेनी है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ बोलने के लिए हूँ और आप लोग चाहे सुन भी ना रहे हो। ठीक है, पढ़ो तान्या। ओके मैम। अपने बिखरे भावों का मैं भूत अटपटा सा यह हार चली, चढ़ने उन चरणों पर अपने है का संचित प्यार, डर था कि उपस्थित मेरे उनकी कुछ घड़ियां बहुमूल्य नष्ट ना कर दें, फिर क्या होगा मेरे इन भावों का मूल्य। संकोच में डूबी मैं जब पहुंची उनके आंगन में कहीं, उपेक्षा करे ना मेरी अकुली अनुकूली सी थी मन में, किंतु अरे यह क्या, इतना अंदर इतनी करुणा समान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे ओ मतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी मैं उनका वह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। इतना ही है अनोखा दान? यस मैम। अच्छा, एक बार इसके वो भी पढ़ दो, शब्दार्थ भी। ओके मैम, एक मिनट। Speech mode talk. इसके शब्दार्थ है मैम, संकोच, हिचकिचाहट, अकुलाई मतलब व्याकुल, जीने मतलब पतला, कोर मतलब किनारा। बस मैम 4 ही दिए हुए हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी इसमें काफी सरल शब्द है और सरल कविता है, तो जरूरी नहीं है दिया ही जाए अर्थ। Meet teaching time document कठिन book. शब्द के लिए Search tabs होते menu हैं button शब्दार्थ sub तो। menu. Toolbar. अब View. Address in search. एक Meet teaching time doc. Remove Kushi Gupta from
Pin Rena Balian to your main screen. हाँ, तो इस कविता के विषय में इनकी जीवनी में भी कुछ एक आध लाइनें दी गई हैं कि नहीं दी गई है? जो एंड की तरफ से देखना, थोड़ा बहुत एक आध लाइन लिखा होगा। जो सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय है, उसके एंड के पैराग्राफ में देखो। ओके मैम, अभी देखती हूँ। कल सब लोग मिला रहे हो? खुशी गुप्ता, सुन रहे हो मुझे? खुशी कहाँ है? फिर बाद में नहीं प्रकट हो जाना कि मेरा माइक नहीं खुल रहा था, अभी नहीं पता। You. Sakshi Cha. Anjali Bajajar. अंजलि बजाज, मैम हाँ, ये आवाज कल किसकी तरफ से आ रही है? तुम्हारी इधर से आ रही है क्या? ये क्या बोलते, तान्या, या और किसी के यहाँ से आ रही है? मैम पता नहीं, अभी तो कोई बोल नहीं रहा मेरे घर पे। नहीं, बोलने की नहीं है, ये यस मैम, काम डिस्टर्बिंग तो है। चल रहा है, उसी की आवाज आ रही होगी। फिर मैं माइक क्लोज कर लेती हूँ जब तक आप पूछ लो। अच्छा, तो इसका अंजलि, इस जीवनी के Alka लास्ट में Chaudhary. इसका पैराग्राफ Outside देखो। Bogani Nivdita. Joined. Tania Bariya. Tamana Khatun. अंजलि बजाज, सुन रहे हो मुझे? Tania Bariya. Tamana Khatun. Rika Kumari. इनकी जीवनी निकाल रखी है सुभद्रा कुमारी चौहान की? नहीं निकाली है? 8 others. 9:20 a.m. 8 others. 9:20 a.m. दे रखा है क्या कह रहे हो? कविता कविता का नहीं, सार तो पूरी कविता का दे रखा है ना। Separator. Teaching Yes, ma'am. time. Button वो turn नहीं off बोलना। mic. Button turn on camera. Toggle button not तो pressed. Turn जीवनी है on और caption. वैसे भी खोल नहीं रखा, मैं तो जिससे पूछ रही हूँ उसको बताने दो, क्योंकि जिसे मुझे लग रहा है कि गायब हो सकता है, मैं उनके नाम ले रही हूँ। जिनका मुझे पता रहता है कि ये जुड़े होते हैं, भले चाहे ना भी जुड़े हो, लेकिन जिनका मुझे लगता है, मैं उनका नाम Toggle ले button रही not हूँ। menu button toggle button turn off mic. Teaching time. Separator. 9:20 8 others. ये गलत है कि कुछ लड़कियां सिर्फ 9:21 कह a.m. सकते हैं कि लड़कियां नहीं जुड़ी रहती हैं, उनका मोबाइल जुड़ा रहता है ऑनलाइन Speech mode पढ़ने के off. लिए। खैर, अब मैं टाइम ज्यादा क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि जिन्हें नहीं पढ़ना वो ऑफलाइन में भी ऐसे ही 100 बहाने किया करते थे। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में वो कोई बहाने नहीं करते थे, ऑफलाइन के भी अपने बहाने थे। तान्या, मिल गया तुमको या नहीं मिला? तान्या, माइक ऑफ करो, वो ऑफ करो कह रही हूँ, ऑन करो। यस मैम। मिल गया या नहीं मिला? मैम उनका परिचय तो है, उसमें लिखा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो गर्ल्स मैं ही बताती हूँ, और इस कविता के विषय में मैं जो चीजें बता रही हूँ वो उस पर ध्यान दें कि महादेवी वर्मा महात्मा बुद्ध के यहाँ मिलने गई थी, और उन्हें उनसे मिल करके जो सरलता लगी, उनकी जो सहजता लगी, पहले तो कवित्री के मन में, आपको याद है कि उन्होंने कितना ऊहापोह था कि वो कैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो ठुकरा दो या प्यार करो उन्होंने लिखा हुआ है, जो भाव था। लेकिन मिलने के बाद का जो भाव है वो अनोखा दान कविता में उन्होंने लिखा है, जो कि उन्हें उनकी उदारता, सरलता एहसास हुई। थोड़ी थोड़ी पढ़ दो तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, और फिर इसके बाद आप लोग उसे अच्छे से उसका अध्ययन करना।
हाँ बोलो, पढ़ दो थोड़ा। Speech mode beeps. ताने तुम अपना माइक ऑन ही रखो क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बोलती ओके हूँ, तुम ऑन करते हो तो। मैम दोबारा ये कविता पढ़ दूं? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना अब। अपने बिखरे भावों का मैं भूत अटपटा सा यह हार चली। बूथ है या गूथ है? गूथ मैम मतलब हार बना के वो अपने अच्छा, भावों का गूथ चली सुनाई है। दे रहा था ना तुम्हारे मुंह से, इसलिए पूछ रही थी। तो गूथ है, ओके। तो गर्ल्स, इसमें मेरे ख्याल से मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे आगे पढ़ दो, फिर एक साथ ही पूछ लेगा अगर किसी को कुछ पूछना होगा। चढ़ाने उन चरणों पर अपने हिया का संचित प्यार, डर था कहीं उपस्थित मेरे उनकी कुछ घड़ियां बहुमूल्य। अच्छा, ये तो समझती हैं। ये का अर्थ मालूम है? हृदय। यस ठीक है, तो हृदय का जो संचित प्यार है, जो आज तक उनके लिए, देखो, प्यार बहुतों के प्रति, चाहे हम हैं तो विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों का हमारे लिए, इसी तरह जितने भी रिश्ते होते हैं, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम नहीं मिले होते या बहुत कम मिलते हैं, पर उनके लिए प्रेम रहता है हृदय में संचित, कि कभी मिलेंगे। मान लो मिलते भी हैं तो जैसे दूर दूर से मिलते हैं तो कभी अच्छे से मिलेंगे, पास बैठेंगे, बात करेंगे तो उनसे हम ऐसी बातें करेंगे, इतनी मुझे खुशी होगी, ऐसी कई बातें रखते हैं ना दिल में संचित करके। तो जितना भी कवित्री के हृदय में संचित प्रेम था, वो सब कुछ वो चढ़ाने के लिए गई थी। आगे। नष्ट न कर दें फिर क्या होगा मेरे इन भावों का मूल्य। अब डर ये है कि कहीं वो मिलने से इनकार कर दे, और मैं जो इतनी बातें सोच के बैठी हूं, तो मेरे हृदय पे क्या गुजरेगी, मेरा क्या हाल होगा। कई बार किसी किसी के लिए हम सोचते हैं कि वो मुझे इतना प्यार करेगा, इतने अच्छे से बैठाएगा, बुलाएगा, गले लगाएगा, अगर वो ना करे तो बहुत दुख होता है, और उस दुख को सहन करने के लिए आसानी से मन तैयार नहीं होता है, हृदय तैयार नहीं होता। तो वही ऊहापोह, उलझन, एक बेचैनी कवित्री के हृदय में भी है कि अगर वो ठुकरा दें, वो ना मेरे प्रेम को स्वीकार करें, ना मिले, कह दें कि नहीं उनके पास वक्त नहीं है, या इस समय वो नहीं मिल सकते, या फिर यहाँ पर नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते कुछ भी, तो उन्हें फिर उनका जो भाव है, जो उनका प्रेम है, उन पर क्या गुजरेगी, क्या एहसास होगा, तब क्या होगा। क्या कवित्री तब भी सहज रह पाएंगी? क्या तब भी कवित्री उन्हें उतना ही प्यार कर पाएंगी? क्या कवित्री के खंडित हृदय की पीड़ा को समझा पाएंगी? क्या होगा तब? ये सब वो कल्पना कर रही हैं। आगे। संकोचों में डूबी मैं जब पहुंची उनके आंगन में कहीं उपेक्षा करे न मेरी अकुलाई सी थी मन में। जब वहां पर पहुंच गई तो और ज्यादा व्याकुलता पड़ गई। कुछ प्रिय लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कहते नहीं कि मेरी तो धड़कनें थमने लगी थी, तो कोई कहता मेरी धड़कनें बढ़ गई थी। तो ऐसी भी स्थिति होती है कि किसी किसी के सामने, अब पहले तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उनके सामने जाके कुछ बोला ही नहीं जाता, कुछ कह ही नहीं पाते हैं, है ना। कभी कोई घबरा जाता है, तो कोई यूं शिथिल हो जाता है कि घबराहट तक नहीं पता चलती है। तो यही हाल लगभग कवित्री का है कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ जैसे कि थम सा रहा है। किंतु अब यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान। अब वहां पहुंच करके जब उनको जितने आदर से बुलाया, बैठाया, देखा,
तो हृदय उनका प्रफुल्लित हो गया और वो हैरान हो गई कि कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही देखा कि उनके पास कोई आया है, उन्होंने बहुत आदर दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, जिसकी कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी ना। आगे। मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल करूंगी मैं उनका वह स्नेह अपार। अब जो स्नेह होता है, स्नेह तरल होता है, क्योंकि स्नेह को क्या कोई छू सकता है? प्रेम और प्यार को क्या कोई छू सकता है? छू सकता है क्या कोई? नहीं छू सकता ना। उसे बल्कि देखा भी नहीं जा सकता, वो कोई ठोस चीज नहीं है, सूक्ष्म है। इसीलिए जिस तरह पानी तरल होता है, उसी तरह से जल की तरह तरल स्नेह की कल्पना की गई है। जो प्रेम की कल्पना है वो जल की तरलता से की गई है। तो इसीलिए कवित्री को ऐसा लगता है कि मैं झीने से आंचल में, जो कि बहुत पतला है, मैं उसको कैसे संभालूंगी? वो तो निकल जाएगा, है ना, और कुछ मेरे पास नहीं है। तो इस झीने से आंचल में कैसे संभालूंगी? हालांकि प्रेम तो ऐसी वस्तु है कि उसे तो आंचल भी नहीं चाहिए। वो तो यूं ही हृदय से हृदयों में के तार होते हैं, और यूं कह सकते हैं कि अपने जो भाव हैं, वो भाव रूपी तरंग तार जैसे हमारा हम बात कर रहे हैं और एक दूसरे तक हमारी बात पहुंच रही है। दिखाई नहीं दे रहा किस माध्यम से पहुंच रही है। मैं समझ रही हूँ कि मैं कंप्यूटर से पहुंचा रही हूँ, तुम समझ रहे होंगे मोबाइल से पहुंचा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। यह ठोस वस्तु तो एक दिखावा मात्र है। जो वेब की तरंगे हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से जो हृदय तरंगे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देती, और उन तरंगों में ही सवार होकर प्रेम एक दूसरे के पास पहुंच भी जाता है, संभल भी जाता है, आत्मविभोर भी करता है, सब कुछ करता है। पर अक्सर सांसारिक चीजों में जीवन गुजरता है, इसीलिए सांसारिक चीजों से ही कवि लोग कल्पना करते हैं। तो जिस प्रकार आंचल में पानी को नहीं संभाला जा सकता, ऐसे ही प्रेम को भी नहीं संभाला जा सकता। कहने का तात्पर्य है बहुत थोड़े से शब्दों में कि कवित्री को जितना प्रेम, जितना आदर, जितना सम्मान, जितना स्नेह मिला महात्मा बुद्ध से, वो उनके हृदय में नहीं समा रहा था। वो बहुत प्रफुल्लित थी, उन्हें कोई सही शब्द नहीं सूझा, जो सूझा उन्होंने लिख डाला। आगे। लाख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। हाँ, वो यही कह रही कि वो बहुत महान थे और लाखों लोग थे, और लाखों लोगों में भी उन्हें एक एक का ध्यान था, जिसमें मैं भी हूँ। जो मैं पहली बार गई थी, मेरी भी और उनका ध्यान गया। उन्होंने मुझे देखा और उनकी करुणा कोरों में, उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी कि वो कैसे हर हृदय तक पहुंच पाते हैं, कैसे वो मेरे हृदय तक पहुंच पा रहे थे। और मुझे एहसास हो रहा था कि उनका प्रेम, उनका आदर मुझे इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि मैं प्लावित हो रही हूँ। आगे। मैम खत्म ये वाली। अच्छा गर्ल्स, आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट के अंदर आप अपने हैंड रेज करो, क्योंकि इस ऑनलाइन की ये भी एक प्रॉब्लम है कि सब एक साथ तो माइक ऑन नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ बात भी नहीं कर सकते। तो अचानक ही किसी को नाम लेके बुलाया जा सकता है, तो अभी तो बेकार टाइम ही वेस्ट होगा। एक आध नाम लिए, कोई खास तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला नहीं। और जो लड़कियां रिस्पॉन्स वाली हैं वो जुड़ी हैं, वो मुझे पता है, जो जो लड़कियां रहती हैं। तो गैस आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जैसे
ऋचा है, तमन्ना है और रीना, साक्षी और कई ऐसे नाम हैं। मैं बिना देख के बोल रही हूँ कंप्यूटर में, फिर वो बोलता है तो डिस्टर्ब होती है, इसीलिए तो जो याद है मैंने बोल दिए हैं। कुछ और भी लड़कियां हैं जिनका नाम देखूं तो याद आएगा कि हाँ ये भी सिंसियर लड़की में से है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पर? नो मैम। तो आगे नो बढ़े, मैम। आगे पढ़े। ठीक है, जी मैम। यस मैम। ओके। अगला बताओ तान्या, कौन सी है कविता? मैम अगला कौन सा पढ़ना है, मेरा पथिक पढ़ दूं या मुरझाया फूल? कोई भी पढ़ ले, पढ़ना तो है ही ना, जब सिलेबस में है तो कोई ओके भी पढ़ मैम, लो। मुरझाया फूल पढ़ लेती हूँ फिर। हाँ, मुरझाया फूल पढ़ लो। मुरझाया फूल। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। गुजरो आग पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत। जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो, इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे। जल या जय संपत हृदय, शीतल ला देना प्यारे। मैम इतनी है। बस पता नहीं क्यों लगता है जैसे ये कविता मैंने पढ़ाई है तुम्हें। नो मैम, ये वाली नहीं पढ़ाई। अच्छा, अब ऐसा याद आ रहा है इसलिए बोल रही थी। और बहुत आसान कविता है, इसे अपने आप थोड़ा बता के देखो तुम लोग क्या सोच रहे हो। यस मैम, मतलब ये किसी के बारे में है, पर ये नहीं पता किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है तो बहुत इजी इसके बारे में कि मतलब एक मुरझाया फूल है, उसको मतलब दुखा, उसका हृदय मत दुखाना, या तो कोई नाराज है उसको पास से कुछ दुखाना मत, या किसी का दिल टूटा होता है ना, उस टाइप से कुछ कविता होगी। अच्छा चलो कोई और कोशिश करो, कोई नहीं, ये मत सोचना गलत सही के लिए, लेकिन प्रयास अच्छा, जैसे तानिया ने प्रयास तो अच्छा किया ना, तो इसी तरह और कोई। ऐसे ही लग रहा है कि फूल मुरझा गए, उनके ऊपर ये कविता है और शायद से वो उदास है मैम। चलो अब मैं बताती हूँ। फूल तो आप समझ ही रहे हैं कि मुरझाए फूल से मतलब कोई दुखी इंसान जो बहुत दुखी है ना। तो वो कहती हैं, इसको एक बार और पढ़ो और एक इस बार थोड़ा ध्यान से, और तुम इस पर दो कि किस तरह वाला दुखी है ना। मैम रुक रुक के पढ़ना है या पूरा वैसे ही पढ़ दूं? पूरा ही पढ़ दो। ओके मैम। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखड़ियां बिखराना मत। गुजरो अब पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत। जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो, इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे। जल न जय संपत हृदय, शीतल ताला देना प्रिय। अब एक देखो, कवित्री कहती हैं, इस शुरू की दो दो लाइन ऐसे पढ़ना, तो एक लाइन क्योंकि मेरे दिमाग से मिस हो रही, शुरू की 2 लाइनें। ओके मैम। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। अगली, स्वयं बिखरने वाली बस इसकी। यही वाली भूल रही थी। अब ध्यान देने की बात यहां से है कि जो दुखी है, जो मुरझाया हुआ है, वो कौन है? वो व्यक्ति है जो स्वयं बिखरने वाला है। जैसे जो फूल मुरझा गया है, वो क्या होगा, उसे तोड़ने से क्या फायदा, वो तो खुद ही टूटकर गिरने वाला है ना। जो फूल अपनी डाली में लगे लगे मुरझा गया है, वो लगा नहीं रहेगा, वो टूटकर गिर जाएगा ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति एक तो दुखी है, परेशान है और खुद ही बिखरने वाला है, कौन? जो बुजुर्ग है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता है, आप जानते हो, ठीक से व्यक्ति अपने ही काम नहीं कर पाता,
अब चल फिर नहीं पाता, देख नहीं पाता, ठीक से बोल नहीं पाता, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो वो कितना दुखी है। और वो खुद भी एक तरह से कुछ दिनों का मेहमान है, बिखरने वाला है, जाने वाला है ना। ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही बहुत दुखी है उसको, और जो खुद ही अब जाने वाला है और रहने वाला नहीं है उसको, तुम उसका हृदय मत दुखाना। हो सके तो उसके साथ बैठना, कुछ बूंदे टपका देना, मतलब उससे कुछ प्रेम करो, कुछ प्रेम की बातें करो, कुछ सहानुभूति दो, उसके साथ कुछ ऐसा करो जिससे कि उसका दुख दर्द कम हो जाए। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी मत करना, कम से कम हृदय उसका दुखाना तो नहीं, है ना। जो हमारा कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसा बीमार है, या किसी भी कारण से जो इतना दुखी है कि अब वो बहुत दिन का साथ नहीं रहने वाला है, वो कुछ ही समय का मेहमान है, उसके लिए बहुत सोच समझ करके, बहुत ही गंभीरता से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार जैसे एक मुरझाए हुए फूल की उपेक्षा की जाती है कि गिरता है तो गिर जाए, लाओ इसे तो अब टूटना ही है, बिखरना ही है, मसलो खेलो, तो मुरझाए हुए फूल के साथ ये व्यवहार नहीं करना है। तो उसी प्रकार से एक उस मुरझाए हुए, टूटे हुए, दुखी व्यक्तित्व के साथ भी नहीं करना है जो अब जाने वाला है। और इस नश्वर संसार में जैसे जैसे उसकी क्षमता, उसकी ताकत टूट रही है, क्षीण हो रही है, और इससे वो दुखी है, परेशान है, तो उसे हो सके तो कुछ प्रेम दो, प्यार करो, उसे खुशियां दो, लेकिन उसको आपको बिल्कुल भी सताना नहीं है, दुखी नहीं करना है। तो अब देखो कि ये कविता आपको क्लियर लग रही है या कोई लाइन कठिन लग रही है। 1 मिनट में देख लो, अगर कहीं कोई कठिन लग रहा है तो वो लाइन आप मुझसे पूछ लो। पढ़ रहे हो ना? Yes, miss. हाँ जी। मैम लास्ट लाइन है, जल ना जाए संतप्त हृदय। हाँ, जो हृदय है, जो दुखी व्यक्ति है, जो वृद्ध होगा, बीमार होगा, लगभग कुछ समय का मेहमान है, लगभग मृत्यु के निकट है, तो उसका हृदय तो बहुत ही संतप्त होगा ना, तपता हुआ हृदय कल्पना की जाती है दुख से, क्योंकि दुख एक आग है जो हृदय को जलाती है ना, मस्तिष्क को विचलित करती है। तो कहीं वो संतप्त हृदय और जल ना जाए, दुखी ना हो जाए आपके किसी दुर्व्यवहार से, आपके किसी ऐसे व्यवहार से जो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, तो जहां वो थोड़े और कुछ क्षण जी सकता है, वो उस कुछ क्षण पहले ही व्यक्ति दुखी होकर के टूट सकता है, खत्म हो सकता है। और अगर ना भी खत्म होगा तो जिंदा जिंदा भी तो बहुत ज्यादा तड़प सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि वो संतप्त हृदय जले, तपे और अधिक। देखो क्लियर है? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ देख लो, क्लियर हो ना, क्लियर हो तो एक बार नहीं चाहे 10 बार पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस कविता को लेकर?
नहीं है गर्ल्स? अगर नहीं है तो हम दूसरी कविता पढ़ेंगे। तान्या दूसरी पढ़ो। ओके मैम। अब कौन सी दूसरी पढ़नी? कविता का ये कौन सी? नाम है हाँ मेरे पति। हाँ, मेरे पथिक। पथिक कौन होता है? पथिक का मीनिंग जानते हो? पथ क्या होता है? पथ। रास्ता में। यस, तो पथिक कौन हुआ? रास्ता में चलने वाला। यस मैम, राइट। हाँ, पढ़ो कविता। यस मैम। हम्म, हथे हठीले मेरे भोले पथिक, किधर जाते हो आकाशमत। अरे क्षण भर रुक जाओ यहाँ, सोच तो लो आगे की बात। यहाँ की घात और प्रतिघात, तुम्हारा सरस हृदय सुकुमार। सहेगा कैसे भोले पथिक, सदा जिसने पाया है प्यार। जहाँ पद पद पर बाधा खड़ी, निराशा का पहिरे परिधान। लांछन लांछना डरवाएगी वहां हाथ में लेकर कठिन कृपाण। चलेगी आपदाओं की लहू, झुलस जावेंगे कोमल गात। विकलता के पलने में झूल, बताओगे आंखों में रात। विदा होगी होगी जीवन की शांति, मिलेगी चीर सहचारी अशांति। भूल मत जाओ मेरे पथिक, भुलावा देती तुम्हें भ्रांति। मैम इतनी है। इतनी है, लेकिन मतलब उस तरह वाली आसान नहीं है। किसी को समझ आई हो तो बताओ। किसी को? मैम ये हाँ, रास्ते के ऊपर है, मतलब कोई जा रहा है कि उसे ना इतने प्यार और इतने अच्छे रास्ते की वो है आदत कि जब वो अब आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए मुश्किल कठिन, और वहां पे उसके मतलब अच्छा रास्ता नहीं होगा उसके लिए आगे। वो वहां पे इतने झुलसाने, मतलब वो झुलस सकता है, वहां पे कंकड़ पत्थर होंगे, कठिनाई होगी तो खून वगैरह निकल सकता है, तो शांति नहीं होगी उस आगे वाले रास्ते पे। तुम्हें सिर्फ अच्छा इस कविता के हर लाइन पे ध्यान दो। पहले एक दो दो लाइन पढ़ो और उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगी और तुम लोग ध्यान दो। पढ़ो एक दो लाइन, एक या दो लाइन। ओके मैम। हठीले मेरे भोले पथिक, किधर जाते हो अकस्मात। अब अरे ध्यान भी देते जाओ कि अब इसमें के जो कहा गया है, ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है कि उन्होंने कहा कि मेरे भोले पति का हठीले कहाँ जाते हो अकस्मात, मतलब अचानक। आगे पढ़ो। अरे क्षण भर रुक जाओ यहाँ, सोच तो लो आगे की बात। ये भी ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा होगा। आगे। यस। यहाँ के घात और प्रतिघात, तुम्हारा सरस हृदय सुकुमार। अब यहां से ध्यान देने की जरूरत है कि घात और प्रतिघात। घात क्या होता है? एक बार शब्दार्थ भी पढ़ लो इसके। मैं पढ़ू शब्दार्थ पहले? हाँ बिल्कुल पढ़ो। ओके मैम। हठीला मतलब जिद्दी, भोला पथिक हृदय रूपी भोला भाला राही। अकस्मात अचानक, आगे की बात भविष्य, घात प्रतिघात विभिन्न संघर्ष। परिधान वस्त्र, लांछना दोषारोपण, आपदा दोषारोपण होगा। यस मैम, अपवाद अफवाहें। गात चेहरा या गाल, विफलता व्याकुलता, भ्रांति गलतफहमी। हो गए? इतने शब्द। यस ठीक है, मैम। तो अब घात और प्रतिघात, इसमें थोड़ा सा अलग तरह से दिया है। घात चोट मारना, प्रतिघात फिर से मारना, या फिर
जिसने तुम्हें घात किया है, चोट मारी है, उसके बदले में फिर तुम्हारा चोट करना, क्योंकि कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। तो प्रतिक्रिया के रूप में घात होगा, या किसी ने घात पर प्रतिघात, फिर घात करे। ठीक है, तो चोट और फिर चोट, चोट के बदले चोट, या चोट के कारण चोट पर चोट, इस तरह से घात। घात का मतलब ही चोट पहुंचाना होता है, चाहे वो हम ऐसे ऐसे अगर कर रहे हैं तो हम इस वस्तु पर घात कर रहे हैं जिससे ये आवाज हो रही है। तो व्यक्ति भी व्यक्ति पर घात करता है, चोट पहुंचाता है, कोई शब्दों से, कोई किसी और वस्तु माध्यम से, पर घात का मतलब चोट होता है। तो इस लाइन पर भी आपको ध्यान देना है। आगे और पढ़ो अगली लाइन। जहाँ पद पद पर बाधा खड़ी, निराशा का पहरे परिधान, लांछन ना डरावेगी वहां हाथ में लेकर लांछना, लांछना, लांछना बोलो, लांछना लिखा होगा। यस मैम। हाँ, लांछना डरावेगी वहां, आगे। लांछना डरावेगी वह हाथ में लेकर कठिन कृपाण। कृपाण मतलब मैम वो होता है ना, वो मारते हैं कृपाण से, डंडा। इसको छोटी तलवार समझ लो। यस मैम। तलवार बड़ी होती है, कृपाण छोटा होता है, पर है वो भी एक तरह से हथियार। मारने का हथियार ही है ना। अब इस यस कविता की कल्पना करो, जो तुम कह रहे थे कि कोई रास्ता है जिसको कह रही हैं कि जाओगे तो कंकड़ मिलेंगे, धूप मिलेगी, जैसे कि इलाहाबाद के पथ की कवि जैसी याद आ रही हो, ऐसे तुम बता रहे थे। अब इसको कल्पना करो कि क्या कहना चाहती है कवित्री। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको, और फिर इस कविता को और ध्यान से पढ़ना। ये कविता छोटी है लेकिन कविता गूढ़ है। ऐसा लगता है कि कवित्री किसी ऐसे पथिक से बात कर रही हैं जो उनका अपना कोई स्नेही है। ऐसे भाव जो कवित्री के हृदय में आ रहे हैं, वो या तो बहुत अपने से कोई छोटा भाई हो, छोटा भाई बहन, मतलब भाई या बहन, और ज्यादातर जो भाई जिस तरह से संबोधन जा रहे हैं वो पुरुष लिंग की तरह है, इसीलिए मैंने भाई कहा। बाकी नहीं तो अपने से काफी छोटा हो, अगर मान लो 10 साल 15 साल 10-12 साल छोटा, तो अपना अनुभव ज्यादा होता है, तो उसके साथ भी हम लगभग संतान जैसा व्यवहार करते हैं। तो यह तो कोई छोटा बहन भाई, भतीजा भतीजी, पर सबसे जो ज्यादा सोचा जा सकता है वो अपना बेटा। जब बड़ा होता है, और बच्चे शुरू में तो निश्चल ही होते हैं, भोले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे संसार में रहते रहते उन्हें पता चलता है कि क्या क्या होता है। कभी कभी वो खुद सीख लेते हैं इस तरह की धोखाधड़ी, चोट पहुंचाना, दूसरों, झूठ बोलना, सब तरह की चीजें, या फिर वो दूसरों के द्वारा ये सब कुछ मिलने पर दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो कवित्री के सामने उनका कोई बहुत ही छोटा, जिसको मतलब अनुज नहीं कहूंगी, क्योंकि अनुज और अनुजा सिर्फ बहन भाई के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या कहना चाहिए, पर जो भी है उनसे काफी छोटा है, जिसका अभी कुछ भी अनुभव नहीं है संसार का, लेकिन अब संसार में उसको निकलना है। ऐसा लगता है कि उनका कोई जो भी छोटा प्रिय है, बेटा ही होगा शायद, जो अब संसार में जाता है, और उसके साथ शायद कुछ ऐसा घटा है कि जो वो थोड़ा दुखी है, या फिर वो संसार के कार्यों में आगे बढ़ता हुआ निकल रहा है और बहुत भोला है। तो उसे कभी उसके साथ कोई घात हो, प्रतिघात हो, किसी तरह की कोई अ, संकट पीड़ा उसके सामने आए, तो वो टूट न जाए, वो बिखर न जाए, इसलिए कवित्री पहले से उसे
इस संसार के बारे में बहुत कुछ बता देना चाहती है। ठीक उसी तरह से जैसे लड़कियों के ससुराल जाने से पहले कई बार मम्मी पापा भैया भाभी सहेलियां या अड़ोस पड़ोस कोई ना कोई बताता रहता है कि वहां जा करके तुम्हें कैसे रहना है, क्या करना है, किस बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां क्या क्या परेशानियां होंगी। तुम्हें सबको खुश नहीं करोगी तो कैसे लोग व्यवहार करेंगे, ये काम करोगी अगर उन्हें अच्छा ना लगा तो कैसा व्यवहार करेंगे, आदि आदि चीजें बातों बातों में बताते रहते हैं। हालांकि ताने में भी बताते रहते हैं, पर वो तो खैर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, पर उस तरह भी बताया जाता है ना। खास तौर से लड़कियों को ये शिक्षा जरूर दी जाती है, लड़कों को तो कोई इतना नहीं देता। पर लड़के भी अगर मान लो घर से दूर कहीं पढ़ने जा रहे हो, कुछ हो, तो कई बातें बोली जाती हैं। किसी अनजान से ज्यादा दोस्ती ना करे, किसी अनजान के यहाँ ज्यादा आए जाए नहीं, उन्हें हर बात बताए, है ना, कई बातें। इसी तरह की कुछ बातें हैं जो कवित्री बता रही हैं कि अभी तुम्हें भोले पथिक, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम अपने मार्ग में खुशी खुशी और उत्साह पूर्वक यूं बढ़े चले जा रहे हो और अचानक कहीं जाने की तुमने घोषणा कर दी है कि अभी तुम वहां भी पहुंचोगे, लेकिन तुम्हें इससे पहले ये सब ज्ञात होना चाहिए कि ये राह बड़ी कठिन है। इस रास्ते में जब तुम जाओगे तो तुम्हें घात प्रतिघात मिलेगा, कृपाण के वार मिलेंगे, और इन सब कुछ से तुम्हें अपनी रक्षा भी करनी होगी। तो ये सारी शिक्षा उनको वो दे रहे हैं कि क्योंकि इस संसार में ये सब कुछ होता है। और ये कवियत्री का अनुभव है, क्योंकि कवियत्री का जीवन और कवियत्री की उम्र उससे ज्यादा है। ठीक है, ये कविता देखो, क्लियर है? पढ़ के देख लो, 2 मिनट पढ़ लो कविता। कहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैं बताना चाहती हूँ उससे वो लाइनें तुम्हें जोड़ पा रही हैं कि नहीं जोड़ पा रही हैं? पढ़ के देख लो। पढ़ लिया या भी नहीं? मैम या बस एक अच्छा, पढ़ लिया मैम। हाँ, अब बताओ, कोई लाइन तुम्हें क्लियर ना हो तो, कोई शब्द ना क्लियर हो? नो मैम, सब क्लियर है, इजी है, बस इसका थोड़ा भाव समझना था, वो आपने समझा दिया। चलो तो फिर सुभद्रा कुमारी चौहान आज सिलेबस में पूरी पढ़ी जा चुकी हैं, और अब हमारा सिर्फ एक कवि बचा है। आज अभी टाइम कितना हुआ है गर्ल्स? मैम मैम 9:57 हो गया।
9:57 तब हमारे पास टाइम काफी है। और यस मैम। मुझे नहीं लगता कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो लड़कियां पढ़ रही हैं क्लास में आके उन्हें ज्यादा कोई डिफिकल्टी होगी, पर होगी तो तुम मेरे सामने लेके आना, है ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तुम जब भी आओ क्लास में तो पिछले क्लास की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे से सबसे पहले शेयर कर लो। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम लाया ही नहीं है। तो खैर, अब हम आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, निकालो फटाफट रश्मि रथी। रश्मि रथी ढूंढ लो, फिर बात करते हैं। Speech mode talk. OBS. OBS.